हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर क्लासेस लर्न मोटिवेट। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 आरोह बुक से कविता पथिक के बारे में पढ़ेंगे। ये कविता राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। ये पूरा प्रकृति पे के बारे में कविता है। वो प्रकृति को देखते हैं, उसको सोचते हैं और उसी के बारे में लिखे हैं। और यहाँ पे प्रिय का इस्तेमाल हुआ है, जिसे वो अपनी पत्नी को बताते हैं। और पथिक का प्रकृति के प्रति प्रेम ही उसे अपनी पत्नी से दूर ले जा रहा है। उसके बारे में भी वर्णन किए वो इस कविता में, कि वो इतना खो गए हैं प्रकृति में कि उन्हें घर परिवार मोह माया पत्नी किसी से मतलब नहीं है। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। प्रतिशन नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के समक थिरक रही है नव में वारिद माला। मतलब कि हर एक क्षण, प्रत्येक क्षण नए नए वेश बनाकर बादल, रंग बिरंगे बादल आसमान में आ रहे हैं। और रवि के सम्मुख मतलब कि सूर्य के साथ साथ वो थिरक मचल रहे हैं, एक दूसरे टकरा रहे हैं आसमान में, जिसके कारण क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। बादलों के टकराने से ही ना वर्षा होती है, वही बताया गया है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। कई बता रहे कि नीचे नीला समुद्र है, इतना सुंदर, ऊपर नीला गगन है, मन कर रहा है कि यहीं पर बैठ के इन दोनों के बीच में ही बैठ जाऊं, बस यही मन चाहता है। इतना वो खो चुके हैं प्रकृति में। रत्नाकर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब कवि बताते हैं कि सागर की जो लहरें हैं वो गरजती हैं। देखिए ना, जब आप कोई भी समुद्र के पास आएंगे, वहां पे लहर क्या होती है? आवाज निकालती है, गरजने का आवाज। वही कह रहा है कि सागर से आवाज आती है गर्जन की। और मलया नील मतलब कि मलय पर्वत, यहाँ मलया नील का मलय और अनील मतलब कि मलय पर्वत से जो हवा बहती, इतना सुगंधित, इतना सुंदर हवा है कि कवि को वो उसके मन में हौसला भर देता है, जोश जगा देता है, उसे ताजा महसूस करा देता है। और बताते कि यही सब उसके हृदय में आता, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए यही सब उसके हृदय में भरा हुआ है प्रकृति के प्रति। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब बताते इतना विशाल, इतना फैला हुआ, विस्तृत, महिमा मोह महिमा से भरा हुआ, इतना सुंदर दृश्य है रत्नाकर का, सागर का, उसके घर का, मतलब कि उसके आसपास आसमान सब का, कि हर कोना कोना लहर में कवि को मन कर रहा है कि वहीं पे बैठ जाऊं, जी भर के, जितना देर हो उतना देर बैठूं, पर वहीं बैठूं। इतना कवि का मन लुभा गया है वहां। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कवि बोल रहे हैं कि जल निधि मतलब कि समुद्र के जो तल है, तट है समुद्र का, वहां से जब सूर्य उग रहा है, आधा उगता हुआ सूरज दिख रहा है, तो इतना सुनहरा वो लग रहा है नजारा कि मानो कि कमल में जो लक्ष्मी मंदिर बन गया हो, कमल में लक्ष्मी माँ बैठी हो, लक्ष्मी माँ का मंदिर बना हो, और उनका कंगूरा मतलब गुम्बद, गुम्बद देखते हैं ना, ऊपर ऊपर बड़ा ऐसा मंदिर रहता है, उस तरह का लग रहा है। इतना लुभावना दृश्य, जब वो सूर्य को देख रहे हैं नदी से उगते हुए, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल पर लक्ष्मी का मतलब कि स्वर्ण का बहुत ही सुनहरा मंदिर का गुंबद लगा हुआ हो, जैसे सूर्य रहता है ना अपने आकार में, उसी तरह। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति तैयारी। अब कई बता रहा है कि वो जब सूर्य रहता है तब पानी को देखते ना कितना चमकता है, एकदम लगता है कि सूर्य का रोशनी स्वर्ण जैसा पानी होता है। तो वही कवि बता रहे कि इतना अच्छा दृश्य हो गया, पुण्य भूमि बना दिया है कि जैसे लक्ष्मी माँ की सवारी आएगी, उस पे लक्ष्मी माँ स्वयं आएंगी, और सोना का सड़क बन चुका है रत्नाकर के ऊपर। रत्नाकर सोना का सड़क बना दिया है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, और उस पे लक्ष्मी माँ की सवारी आएगी, ऐसा अनुभव हो रहा है कवि को। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। निर्भय सागर क्या हो गया? निर्भय हो गया, गंभीर हो गया, दृढ़ हो गया है एकदम, कि नहीं वो वैसा ही रहेगा।
और गरज रहा है, इतना भाव लेके सागर गरज रहा है और लहर पे लहर आ रही है, जो देख के इतना सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर महसूस हो रहा है कवि को। सागर है वो एकदम अपनी जगह टिका हुआ और लहर एक के ऊपर एक, एक के बाद एक आ रही है। सोचिए कितना, इस पोएम में बस आप सोचते रहिए, जो चीज बताई जा रही है, जो चीज आप पढ़ रहे हो, उसको बस दिमाग में सोचिए, आराम से आपका हर एक चीज समझ में आने लगेगा। कहो यहां से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब वो बताते अपने प्रिय को और हमें भी बताते कि सोचो, इससे अच्छा सुख कहीं मिलेगा प्राणी को, और कहीं इससे ज्यादा सुख मिलेगा? कहीं नहीं, इससे अच्छा जगह कोई है ही नहीं। इसको बस हृदय में अनुभव तुमको करना है, अनुभव करोगे तुम्हारा ही कल्याण होगा, तुम्ही को अच्छा लगेगा। समझे? समझे आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब गंभीरतम अद्र निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छटका देता है। जब गंभीर तन से मतलब कि जब रात में अंधेरा आता है, अंधेरा जब रात में हो जाता है पूरा, और जो वो अंधेरा, रात का अंधेरा जब पूरा संसार को ढक लेता है, तब आकाश में तारों का छटका, मतलब कि तारे इतने सुंदर लगते हैं, तारों का आना, चांद का आना इतना सुंदर लगता है कि वो हर किसी का मन को खुश कर देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पे सस्मित वदन ईश्वर को बोला गया है। जब इस जगत का ईश्वर स्वामी जब मृदु गति मतलब कि धीमी गति से आता है इस धरती पर, तब ऐसा लगता है कि वो गंगा के तट पर खड़ा है और मधुर गीत गा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, गीत गा रहा है। इतना सुनहरा दृश्य लग रहा है उस रात का, जब तारे छटक रहे हैं, गीत सुनाई दे रही है और गंगा के तट पर ईश्वर खड़े हैं। सोचिए, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। इसी से विमुग्ध, इससे ही प्रभावित होके जो नभ रहता है, नभ में जो चंद्रमा रहता है, वो हंसने लगता है, अर्थात अपनी लालिमा बिखेरता है। और जो वृक्ष होते हैं वो पत्ते, पुष्प, पत्ते, फूल सब से क्या एकदम सज जाते हैं, अपने तन को सजा लेते हैं, ढक लेते हैं पत्ते और फूल से। सोचिए कितना सुनहरा दृश्य है। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुगंध की सानंद महक उठते हैं। पक्षी अपना हंसी को नहीं रोक पाता और चहकने लग जाता है। इससे पता चल रहा है कि बसंत ऋतु का समय है, कितना अच्छा वातावरण है, पक्षी चहक रहा है, अपनी मधुर मधुर ध्वनि निकाल रहा है, और फूल अपनी सुगंध पूरे चारों ओर बिखेर रहे हैं। वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। वन उपवन गिरी सानु, सानु मतलब समतल भूमि, कुंज में क्या हो रहा है, मेघ पड़ रहा है, वर्षा हो रही है, और ये सब, इन सब चीजों को देखकर कवि का मन स्वयं को भूलना चाह रहा है, सांसारिक मोह माया को भूलना चाह रहा है कवि का मन। और इन सब को देखकर कवि के आंखों में आंसू आ रही है। वो आंसू प्यार के, प्रकृति से प्रेम के आंसू हैं, प्रकृति को सुंदरता को देखकर आंसू, खुशी के आंसू आ रहे कवि की आंखों में। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब कवि बताते ये जो लहर तट के बारे में, ये सब जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको पढ़ो प्यार से, इस पर प्यार दिखाओ। जो मैंने लिखा है मधुर कहानी, ये जो कहानी है संसार को मुग्ध करती है, संसार को प्रभावित करती है, संसार को खुश करती है। इस कहानी को पढ़ो, हृदय से लो, ये कवि कह रहा है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन, इसके बनूं विश्व की बानी। कवि बोल रहा है कितना अच्छा ये प्रेम कहानी है, प्रकृति से प्रेम की बात हो रही है, कितना अच्छा ये प्रेम कहानी है
कवि का मन कर रहा है कि अक्षर बन जाए इसी का, मतलब इसी का हिस्सा बन जाए और विश्व की वाणी, मतलब कि ये जो कहानी लिख रहे हैं उसी का कवि अक्षर बने और इसे विश्व की वाणी बनाए, इस कविता को विश्व की वाणी बनाए। इतना अच्छा कवि को लग रहा है। स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। वही कवि अंत में बता रहे, इतना पवित्र, इतना स्थिर, इतना आनंद दे रहा है, प्रभावित कर रहा है हम लोग की, जहां पे मन कर रहा है हर वक्त शांति है, सुख दे रहा है, और यही प्रेम का राज्य है जो कि इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि हर किसी को प्रभावित कर दे रहा है। इसके आगे आप प्रेम और सब प्रेम, दूसरा प्रेम को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रकृति प्रेम में लीन हो जाइए, सांसारिक मोह माया को छोड़ दीजिए, रिश्ते नाते को, और सिर्फ प्रकृति के प्रेम में बस जाइए। ये कवि का मन कर रहा है और यही कवि हमें बताना चाह रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और इस कविता में कुछ नहीं, बस इसको प्लीज, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं भी आया तो एक एक बार बस लाइन पढ़िए और उसको अपने दिमाग बस सोचिए, वैसा अनुभव कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कविता पढ़ने में। और अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।